गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर साइकिल यानी कि बोर्न हेबर साइकिल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बतलाने वाला एक थर्मोडायनामिक चक्र होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनन विभव है और थर्मोडायनामिक यानी कि इंटरलेशन, यानी कि किस किस में इंटरलेशन बताता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी। इन सब के बारे में, एक दूसरे का इंटरलेशन के बारे में अपन बोर्न हेबर साइकिल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है ना। यानी कि अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती हो और पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव क्या होता है, शून्य होता है ना। यानी किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती है। दूसरे, यानी कि टोटल जो पथ होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब एनर्जी परिवर्तन या एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, जीरो होता है ना। और बोर्न हेबर साइकिल होता है, यहाँ पे हम आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में, सोडियम क्लोराइड का जो बोर्न हेबर साइकिल है उसको समझाने का अध्ययन करेंगे। और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है वो निम्न होता है, माइनस क्यू इक्वल सबलिमेशन और आयोनाइजेशन एंड D/2 यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस लैटिस एनर्जी, यानी कि सिंबल लैटिस एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे यस क्या है, सबलिमेशन एनर्जी, ध्यान रखना, सबलिमेशन एनर्जी। ओके, ये क्या है, सबलिमेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी है D इक्वल डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि वियोजन ऊर्जा है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और यह है जालक ऊर्जा। ओके, अब
क्यू बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब सोडियम क्लोराइड का जो बोर्न आवर साइकिल है उसको हम यहाँ पे समझाएंगे। सबसे पहले जैसे कि जो फर्स्ट यहाँ पे दिखाते हैं सोडियम है ना, ये क्या सॉलिड, और इसको एस बराबर सब्लिमेशन एनर्जी यानी कि 26 कैलोरी। यानी कि सोडियम को आपने जैसे कि प्री क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द सब्लिमेशन, अर्थात ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अगर किसी ठोस पदार्थ को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो क्या होगा, गैस अवस्था में कन्वर्ट होगा और उसको फिर अपन क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वापस वह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर बात कर रहे हैं NaCl की, तो सोडियम को क्या क्या सब्लिमेशन एनर्जी दी है ना, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातित किया, गर्म किया, तो ये क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसका कितना है, 26 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे अपन, तो यानी कि सोडियम धन आयनों का बनना है ना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कैटाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये कितनी दी जाती, 118 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यानी कि ये Na+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनन ऊर्जा जिसको कहते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अर्थात किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनन विभव कहलाता है। चूँकि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी, 118 किलो कैलोरी पर मोल अपन ने सोडियम आयन को दी, कहने का मतलब यूँ कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे सोडियम से सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए 118 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती, और ये सोडियम धन आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया सोडियम का। थर्ड स्टेप की बात करेंगे अपन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम। ओके, अब कहने का मतलब यहाँ पे Cl2 है और इसमें डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी आपने, 28.9 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और ये यानी कि क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लोरीन का फॉर्मेशन। अब इससे इसको अपन क्या करेंगे, रेनाइन में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब है ना। क्लोरीन का इसका जो लेंगे अपन नेक्स्ट में, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एनाइंस। ओके,
यानी कि क्लोरीन आयन का चेंज करना। अब इसके लिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, है ना, और एक क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसके लिए जो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, कितनी चाहिए, 90.7 किलो कैलोरी पर मोल। और व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अपन ने प्री क्लास में पढ़ा था कि भाई किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में या एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लोराइड आयन। अब लास्ट फिफ्थ, सोडियम क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब अब चूंकि वी नो दैट सोडियम हैविंग द पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड हैविंग द नेगेटिव आयन, बोथ आर हैविंग टू अपोजिट आयन्स, ओके। तो दोनों जब अपोजिट आयन होंगे तो ये जैसे सोडियम क्लोराइड वापस में आएंगे, तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पास पास में आएंगे तो NaCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं विपरीत आवेशित होने के कारण से सोडियम आयन धन आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जो क्रिस्टल जालक बनेगा वो विशेष प्रकार का फॉर्मेशन होगा और वो स्टेबल होगा करने को, जो सिस्टम बनेगा NaCl का वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इस प्रकार के फॉर्मेशन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का मान जो होता है 180.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो देखिए Na प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है, यानी कि NaCl, ठीक है। और जो जालक ऊर्जा का मान है 180.4 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है ना। इस प्रकार यानी कि बॉर्न हेबर्ट साइकिल के द्वारा NaCl का फॉर्मेशन अपन आसानी से समझा सकते हैं। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी होते हैं, स्टूडेंट कई बार इसको बना नहीं पाते हैं, है ना। तो बहुत ईजी होता है क्योंकि सबसे पहले सोडियम आयन होता है, सोडियम सॉलिड होता है, उसको सब्लिमेशन किया जाता है, उसको गैस से उष्णम कन्वर्ट किया जाता है। फिर जब वो गैस से उष्णम कन्वर्ट हो जाता है तो सेकंड स्टेप में अपन चलेंगे तो सोडियम आयन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल या IP की आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। सोडियम धन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्लोराइड को ऋण आयन का फॉर्मेशन करना पड़ता है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब दोनों का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है वो 180.4 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। अब ये टोटल जो है इसको अपन इस प्रकार से की समीकरण को द्वारा लिख सकते हैं, सब्लिमेशन प्लस D/2 प्लस I E माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 26 प्लस 28.9 प्लस 18 माइनस 90.7 माइनस 80.4, यानी कि टोटल जो माइनस Q है बराबर आता है माइनस 98.2 और लास्ट में इसको लिखते हैं अपन तो 98.2 किलो कैलोरी पर मोल, दैट्स राइट, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं अगर एक्सपेरिमेंट के द्वारा सोडियम धातु क्लोरीन गैस की जो हीट फॉर्मेशन है वो है 98.2 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होती है ना। और जैसा कि NaCl अगर इसको अपन जनरली एक्सपेरिमेंटल देखें तो सोडियम प्लस क्लोराइड है ना 1/2 Cl2, ठीक है। तो Na प्लस Cl इस तरह से, ठीक है। और
जो इनकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती, 98.2 किलो कैलोरी पर मोल होती, प्राप्त होती। ठीक है, ये है। तो कहने का मतलब इनिशियल फॉर्मेशन को बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया गया है और बहुत ईजी होता है। डेयर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसको कठिन समझ के छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और बॉर्न हेबर साइकिल में इसके बॉर्न हेबर साइकिल के उपयोग क्या होते हैं ये भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। यानी कि ये देखिएगा आप, एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर। यानी कि बॉर्न हेबर्स एप्लीकेशन देखिएगा। तो सबसे पहले है, कहने का मतलब कई तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधि द्वारा ज्ञात करना कठिन होता है, लेकिन बॉर्न हेबर की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए Q प्लस एस आई प्लस 1/2 डिसोसिएशन माइनस लेटिस एनर्जी, ये है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, इसकी सहायता से आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को आसानी समझाया जा सकता है। जैसे कि जैसे कि MgO मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम से Mg+2 आयन प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन से O-2 प्राप्त करने में भी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन Mg+2 एंड O-2 दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, MgO, है ना, जो एक स्टेबल कंपाउंड्स होता है और बहुत सारी जालक ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, और क्योंकि MgO का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है Q का मान, वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में होता है 601.66 किलो कैलोरी पर मोल, कहने का मतलब। ठीक है, ये होता है, और जो कि यानी कि नेगेटिव में इतना होता है, इसलिए इसके कारण MgO क्या होती है, एक स्टेबल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन जानते कि NaCl बनता है, NaCl, जबकि NaCl2 का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी प्रकार MnCl2 तो बनता लेकिन MnCl नहीं बनता। इन सब का स्पष्टीकरण अपन बॉर्न हेबर की सहायता से समझा सकते हैं। और इस बॉर्न हेबर की सहायता से अपन देखते हैं कि अगर Q का मान नेगेटिव आता है तो यौगिक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, और Q का मान जितना अधिक नेगेटिव होगा वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड है प्रोटॉन एफिनिटी। अब प्रोटॉन एफिनिटी में क्या होता है, प्रोटॉन एफिनिटी है ना। कहने का मतलब प्रोटॉन एफिनिटी का मान भी बॉर्न हेबर्स की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। एक ऋणायन जब प्रोटॉन से जुड़कर अम्ल का अणु बनाता है तो प्रकरण में ऊर्जा निकलती है, यही प्रोटॉन ऊर्जा या प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। जैसे X और H, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन है जो एक गैसीय एटम में जुड़ रहा है और HX का निर्माण होता है और प्रोटॉन एफिनिटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको
बोर्न हेबर की सहायता से किस प्रकार निकालेंगे, जैसा कि -d बराबर +i -e माइनस प्रोटॉन एफिनिटी, या प्रोटॉन एफिनिटी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, I प्लस डी माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन प्रोटॉन एफिनिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बोर्न हेबर जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और इसकी सहायता से अपन कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, और विच वाज द मोर स्टेबल और नॉट, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, बोर्न हेबर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने देखा कि बोर्न हेबर की सहायता से अपन आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जालक ऊर्जा, कहने का मतलब जो जालक ऊर्जा होती है, लेटिस एनर्जी होती है ना, वो भी बोर्न हेबर की सहायता से अपन पता कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक बोर्न हेबर के अलावा एक सिंपल सा है सेकंड अपन लेते हैं। अपन ने लेटिस एनर्जी का डिस्कशन किया था, कहने का मतलब है ना, जालक ऊर्जा है ना, तो सबसे लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी जो अपन ने इससे पहले भी डिस्कस की थी, और जालक ऊर्जा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही सिंपल है, कई बार डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जालक ऊर्जा क्या होती है, यानी कि अपन इसकी डेफिनेशन दी थी, जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं, गैसीय आयनों में से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, या 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक आयन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब चूंकि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कहने का मतलब। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन, अपन ने जस्ट की डेफिनेशन की बात थी, परिभाषा है। इसके अलावा अपन देखते हैं, परिभाषा के बाद में अपन लेते हैं फैक्टर्स, सेकंड लेंगे, डेफिनेशन के बाद में लेते हैं अपन फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे अपन आयनिक चार्ज। अब डियर स्टूडेंट, आयनिक चार्ज किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब ये है, जालक ऊर्जा आयनिक आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन जानते कोई भी जालक या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है, 2 विपरीत आवेशित आयन क्या करते हैं, पास में आते हैं, और जितना अधिक आवेश होगा उतना ही वो क्रिस्टल क्या होगा, सॉलिड और बहुत ही डेंस होगा और अधिक कठोर होगा, कहने का मतलब। यानी कि आयनों पर जितनी अधिक मात्रा में आवेश होगा वो यौगिक उतना ही अधिक स्टेबल होगा और उसकी जालक ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी, कहने का मतलब। तो इसका है लाइक दिस, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आवेश। सेकंड है आयोनिक रेडियस, यानी कि यहाँ पे देखा गया है, जालक ऊर्जा जो होती है आयनिक रेडियस, या यूँ कह सकते हैं जालक ऊर्जा और रेडियस में जो इस प्रकार का रिलेशन पाया जाता है, कहने का मतलब, अगर जालक ऊर्जा, यानी कि कहने का मतलब, अगर आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, जालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि नहीं, अब जैसे कि अपन जानते हैं, इन केस
in case of the periodic table. ओके, इन केस ऑफ द पीरियडिक टेबल अगर अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा? टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, अब रेडियस बढ़ेगी तो डियर स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। और लेफ्ट टू राइट गए, अगर लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हो जाएगा? जेड का मान बढ़ेगा, रेडियस का मान कम होगा, जेड का मान बढ़ रहा है, रेडियस का मान कम होगा, यू का यानी कि जालक ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये है ना। तो आयनिक त्रिज्या के बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम हैलाइडों में लिथियम हैलाइडों में देखेंगे और फ्लोराइडों से आयोडाइड तक जाने कर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर देखना एक सिंपल सा कहने का मतलब, जैसे लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, फ्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी जो जालक ऊर्जा है 247 है, 202 है, 191 है और 177 है। कहने का मतलब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। ठीक है, तो आर का मान बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? कम होना। यानी कि जब लिथियम के साथ में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि जैसे जैसे एलाइड्स की साइज बढ़ती जा रही है जालक ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट में अपन जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम एंड रेबिडियम और सीजियम फ्लोराइड। वही, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने से साइज बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। जैसे कि 247 219 है, 194 है, 186 है। ठीक है, अब 186 है और नीचे 179 है, तो फाइनली अपन कह सकते हैं जालक ऊर्जा का मान आयनिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आयनिक त्रिज्या का मान ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी का मान कम होगा, और आयनिक त्रिज्या का मान कम है तो लैटिस एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है ना, थर्ड यहाँ पे बताया गया है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखिएगा, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर या मेडुलंग कांस्टेंट बोलते हैं ना, मेडुलंग कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब मेडुलंग कांस्टेंट क्या होता है, ये भी उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और यौगिक की जो जालक ऊर्जा का मान होता है जो मेडुलंग कांस्टेंट के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जालक ऊर्जा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेडुलंग कांस्टेंट, यानी कि ऐसी क्रिस्टल संरचना जिसके लिए मेडुलंग कांस्टेंट का मान कम है उसके लिए जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। अगर मेडुलंग कांस्टेंट का मान क्या है, ज़्यादा है, तो जालक ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दूसरा फोर्थ, यानी कि फोर्थ पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस। ओके, अब कहने का मतलब आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास है ना। अब यानी कि बोर्न
एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करें, यहाँ करने का मतलब इनका मान इस प्रकार से होता है। इनका मान एक जो फॉर्मूला लाइक दिस, जालक ऊर्जा 1 माइनस n, ठीक है। इनका मान बढ़ने से 1 बाई इनका मान कम हो जाएगा और इसका मान बढ़ गया, जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा करने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन। अब डियर स्टूडेंट्स, वैसे जनरली अपन अगर इसको एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखेंगे तो यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। लेकिन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज कम होगी, क्योंकि जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज छोटी होगी, तो क्या होगा, जब साइज छोटी होगी तो क्रिस्टल जालक भी हैवी होगा, यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन टॉप टू बॉटम चलने पर लैटिस एनर्जी कम हो जाती, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा है, एक तो बॉर्न-हैबर साइकिल्स एंड लैटिस एनर्जी एंड फैक्टर्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यानी कि बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।